Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज की 8वीं वीडियो की। इससे पहले हम 7 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट होगी एमसीक्यू सीरीज की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आती है, उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दी हुई है लिस्ट 1 में स्कीम्स और लिस्ट 2 में दी हुई है उनके ईयर्स। तो कौन सी स्कीम कौन सी ईयर में आई थी आपने मैच करके बताना है। देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1972-73 में। ओके, तो यानी ए का हो गया हमारा 4। पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1979 में, तो बी का हो गया हमारा 3। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1985 में, तो सी का हो गया ऑप्शन 1। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1999 में, तो डी का हो गया ऑप्शन 2। यानी कि इसके ऑप्शन हो गए 4, 3, 1 एंड 2। 4, 3, 1, 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आपको ईयर याद रखना होता है, किस स्कीम का नाम याद रखना होता है, उस स्कीम के बारे में याद रखना होता है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, ताकि जब भी आप कभी रिवीजन करें एक साथ बहुत सारी स्कीम आप एक जगह ही पढ़ सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन द रिवाइवल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन। किस कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो रिवाइवल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के बेस थी? वो थी विद्यानाथन कमेटी, जो कि 2004 में आई थी। ये कमेटी किससे रिलेटेड थी? रिवाइवल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। उसके बाद व्यास कमेटी की अगर हम बात करें, ये आई थी अगस्त 2000 में, और ये अपॉइंट की गई थी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड ने इस कमेटी के गठन किया था। किस लिए किया था? रूरल क्रेडिट्स के रिगार्डिंग, रूरल क्रेडिट से रिगार्डिंग इसका गठन किया गया था। और उसके बाद आई थी नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी 2 बार आई थी, 1991 में भी आई थी और 1999 में भी आई थी। और तेंदुलकर कमेटी कब आई थी? तेंदुलकर कमेटी आई थी 2005 में। तेंदुलकर कमेटी किस लिए आई थी? पॉवर्टी का एस्टीमेट बताने के लिए तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया था। रूरल क्रेडिट से रिगार्डिंग थी व्यास कमेटी, जिसका गठन किया था नाबार्ड ने अगस्त 2000 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी निकोलस कार्टर के द्वारा। निकोलस कार्टर ने क्या कहा था कि हम मल्टीप्लायर का यूज कर सकते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, इनका एक पेपर आया था जिसका नाम था ऑल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसी में इन्होंने बात की थी कि हम मल्टीप्लायर का यूज कर सकते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डमी वेरिएबल्स आर मींस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डैश इन द रिग्रेशन मॉडल। देखिए, रिग्रेशन मॉडल में हम जो डमी वेरिएबल का यूज करते हैं ना, वो कैटेगोरिकल डाटा प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कैटेगोरिकल डाटा किसे कहेंगे हम? देखिए, मान लीजिए आपका जेंडर बताना है, मेल हैं आप या फीमेल हैं आप, ठीक है, ये कैटेगोरिकल डाटा हो गया। मान लीजिए आपका मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल को हम दे देते हैं रैंकिंग 0, फीमेल को 1 दे देते हैं। इसी तरह अनमैरिड को दे देते हैं 0, अनमैरिड को दे देते हैं 1। तो कैटेगोरिकल डाटा के लिए हम डमी वेरिएबल का यूज करते हैं, यानी कि हम क्वालिटेटिव रिग्रेसर के लिए डमी वेरिएबल का यूज करते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव रिग्रेसर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डमी वेरिएबल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज डेवलप्ड इन यूएसए फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो सबसे पहले जो डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया गया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट के द्वारा। सेंट पियर नाम के एक फ्रेंच थे, उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को डेवलप किया था 1708 में, लेकिन उस टाइम ये इतना पॉपुलर नहीं हो सका। उसके बाद हमारे जूल्स ड्यूपिट जी जो आए, जूल्स ड्यूपिट ने क्या बताया था हमें, अगर आपको याद हो तो जूल्स ड्यूपिट ने कंज्यूमर सरप्लस बताया था, और कंज्यूमर सरप्लस में उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का यूज किया था। उसके बाद यूएसए में जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आया 1930s के आसपास, तो वो किसके रिगार्डिंग आया था? इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ क्यू इज इक्वल टू में 10 - 2p देन द मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय। क्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है मार्जिन रेवेन्यू का फंक्शन। अब मार्जिन रेवेन्यू निकालने से पहले हम टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, जो कि इक्वल होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। प्राइस हम p से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी यानी क्यू हमें दिया हुआ है 10 - 2p, तो ये हो जाएगा 10p - 2p स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब अगर मार्जिन रेवेन्यू निकालें तो यानी कि हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 -
ये 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा, तो ये हो गया 4p, और 2 में से 1 चला जाएगा तो यानी कि ये 1 रह जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 10 माइनस 4p। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया हमारा 10 माइनस 4p, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सेप्टिंग ए फॉल्स हाइपोथेसिस रिजल्ट इन दिस टाइप ऑफ एरर। देखिए जब हम फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर, ओके, और जब हम ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। तो यहाँ पे हमने फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है तो इसलिए हो जाएगा टाइप 2 एरर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनपुट आउटपुट एनालिसिस Xij इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। देखिए इनपुट आउटपुट एनालिसिस हमें किसने दिया था, डब्ल्यू लियोन्टिफ ने दिया था। कब दिया था, 1930s में दिया था, ओके, और इसी के लिए इनको 1973 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इनपुट आउटपुट एनालिसिस में Xij जो होता है, इसमें I जो होता है वो होता है कि हम आउटपुट किस सेक्टर का यूज कर रहे हैं, और J क्या होता है कि हम किस सेक्टर में उसे एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आउटपुट इन द आई सेक्टर यूज्ड एज द इनपुट इन द जे सेक्टर, यानी कि आई सेक्टर से जो हम आउटपुट ले रहे हैं उसे हम एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं जे सेक्टर, तो इसे हम डिनोट करते हैं Xij से, ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑटोनोमस डिमांड इंडिकेट्स दैट। देखिए 2 टाइप की डिमांड होती है, एक होती है ऑटोनोमस और एक होती है हमारी डिराइव डिमांड। अब ऑटोनोमस डिमांड होती है जो हम फाइनल कंजम्पशन के लिए चीज यूज करते हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए आप कोई चीज खरीद के लाए उसे हम कहेंगे ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड होती है यानी कि आप कोई चीज सामान खरीद के लाए ताकि आप उसे कोई दूसरा सामान बनाने के लिए यूज कर सकें, जैसे रॉ मटेरियल का आप किस लिए यूज करते हैं, ताकि आप उससे कुछ बना सके, ओके। मशीनरी का यूज क्या करते हैं, ताकि हम उससे कोई प्रोडक्ट बना सके, तो ये होती है डिराइव डिमांड। वहीं पे अगर आप कोई फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप एसी खरीद के लाए, वो फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये होती है ऑटोनोमस डिमांड। तो अगर हम ऑप्शन देखें, कमोडिटी यूज बोथ फॉर द एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, नहीं, कमोडिटी इज यूज बोथ फॉर द डायरेक्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एज ए इनपुट टू प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी, नो, कमोडिटी इज नीडेड फॉर डायरेक्ट यूज बट नॉट एज एन इनपुट टू द प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा, वो कमोडिटी जो हम डायरेक्ट यूज के लिए खरीदते हैं, ना कि उस लिए ताकि हम उसे एज ए इनपुट यूज कर सकें किसी अनदर कमोडिटी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे आउट प्राइसिंग अप्रोच किसे कहते हैं। देखिए 2 टाइप की प्राइसिंग अप्रोच होती है, एक होती है स्कीमिंग प्राइसिंग और एक होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आप उसका प्राइस क्या रखते हैं, हाईएस्ट रखते हैं, ठीक है। अब आपने प्राइस हाईएस्ट रखा और आप चेक करेंगे कि इसकी सेल कितनी हो रही है। अगर आपने जितना डिजायर अमाउंट रखा है कि इसकी इतनी सेल होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो आप धीरे धीरे प्राइस क्या करते चलेंगे, कम करते चलेंगे, और जिस प्राइस पे आपकी उतनी सेल हो जाएगी जितना आप डिमांड कर रहे हैं, आप उतना प्राइस उसका फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग, यानी कि आप पहले हायर प्राइस रखेंगे, उसके बाद प्राइस को कम करते चलेंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है कि आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट का आपने सबसे पहले प्राइस रखा है मिनिमम, यानी कि बिल्कुल कम से कम प्राइस रखा है। अब ऐसा कंपनीज करती क्यों है, ऐसा कंपनीज करती हैं ताकि वो एक तो अपनी सेल फटाफट बढ़ा सकें, दूसरा मार्केट शेयर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट कवर कर लें कम ही टाइम में। अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट वो कवर कर लेंगे कम टाइम में, इसीलिए इसे पेनिट्रेशन कहते हैं। पेनिट्रेशन मतलब मार्केट के अंदर वो एंटर करके बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट का शेयर उन्होंने कवर कर लिया, इसीलिए इसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। दूसरा ये यूज किया जाता है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर रख सके, ओके, तो इसीलिए इसे स्टे आउट प्राइसिंग भी कहते हैं। तो स्टे आउट प्राइसिंग क्या होगी, जिसमें आप अपने प्राइस को मिनिमम रखते हैं ताकि आप सेल्स बढ़ा सके, मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके और अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिशन से बाहर रख सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, हेल्प्स द फर्म टू असरटेन द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस इट कैन चार्ज फ्रॉम इट्स कंज्यूमर्स, नहीं, ये तो हो जाएगा स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग किस लिए होता है, ताकि आपको ये हो सके पता कि आप मैक्सिमम कितना प्राइस अपने कंज्यूमर से ले सकते हैं, तो ये स्कीमिंग प्राइस का ऑप्शन ठीक था, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हेल्प द फर्म टू असरटेन द मिनिमम पॉसिबल प्राइस इट कैन चार्ज फ्रॉम इट्स कंज्यूमर, ये होगा इसका आंसर, यानी कि मिनिमम पॉसिबल प्राइस जो हम अपने कंज्यूमर से ले सकते हैं उसे हम कहते हैं स्टे आउट प्राइसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ इनपुट अकर व्हेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ इनपुट कहाँ पे होगा, when the slope of isoprofit line equal the slope of the production function, ये बिल्कुल सही है, जहाँ पे isoprofit line का स्लोप प्रोडक्शन फंक्शन के इक्वल हो जाता है वही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ इनपुट होता है। अगर आप डायग्राम देखें यहाँ पे तो ये हमारी आइसोप्रॉफिट लाइन, ये हमारा आउटपुट, ये हमारी लेबर यानी कि इनपुट, और ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वो पॉइंट होता है जो हमें बताता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ इनपुट, यानी कि ये जो इनपुट यूज हो रहा है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ इनपुट होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोड्यूसर शॉल नॉट प्रोड्यूस इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इन दैट स्टेज। देखिए हमने प्रोडक्शन की 3 स्टेज पढ़ी है। एक स्टेज वो होती है जिसमें मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। और एक होती है सेकंड स्टेज जिसमें मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों डिक्रीज होते हैं। और एक होती है थर्ड स्टेज जिसमें मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, अगर आप ये डायग्राम देखें, ये हमारी स्टेज 1, यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट हाईएस्ट तक गया और उसके बाद घटना शुरू हो गया। यहाँ से शुरू होती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, और ये हमारी थर्ड स्टेज। इस थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं मार्जिन प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो गया, इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करता। सेकंड स्टेज में हमारे टोटल प्रोडक्ट बढ़ता रहता है, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है और थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है, यानी कि मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, नो मार्जिन प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द कोरस्पॉन्डिंग इंडिफरेंस कर्व वुड बी। देखिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसी होती हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमने पढ़ा था वो एल शेप्ड होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, नेगेटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेगेटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी सब्स्टिट्यूट के केस में डिफरेंस कर तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स द सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। देखिए सोशल वेलफेयर फंक्शन हमें दिया गया था साइमल्सन एंड बर्गनसन के द्वारा। जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने पिगो की बात भी करते हैं, पिगो ने भी हमें सोशल वेलफेयर फंक्शन दिया था, उसके अलावा एरो ने भी दिया था, और साथ ही साथ हमें किसने दिया था, सैमुअल्सन एंड बर्गनसन ने। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कर्व इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू शेप कर्व, एल शेप कर्व, जे शेप कर्व। इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हमने पढ़ी हुई है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होती है, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड थ्योरी द एक्सप्रेशन चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस इज अस्क्राइब्ड टू। देखिए चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस किससे रिलेटेड है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से रिलेटेड है, और हमें पता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी, पॉल सैमुअल्सन ने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हुज थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। देखिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात की थी टोबिन ने। टोबिन ने क्या कहा था कि बॉन्ड में क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, तो हमारा जो इन्वेस्टर है वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहेगा कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है, इसीलिए उसे अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड के साथ साथ मनी भी रखनी चाहिए। ओके, उसे पोर्टफोलियो क्या करना चाहिए, अपना डाइवर्स रखना चाहिए, और यहीं पे उसने मनी की किस फंक्शन की बात की थी, स्टोर ऑफ वैल्यू की बात की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टोबिन्स पोर्टफोलियो चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैचेट इफेक्ट रिलेट्स टू। देखिए रैचेट इफेक्ट की बात हमने करी थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते रहते हैं, और हम अपनी कंजम्पशन रिलेटिवली इंक्रीज करते हैं। रिलेटिवली मतलब कि अगर हमारे नेबर में या फिर हमारे रिलेटिव में लोग अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही अपना अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम अपना कंजम्पशन पहले वाले लेवल पे नहीं ले जाते, इसे ही हम कहते हैं रैचेट इफेक्ट, और इसकी बात की थी हमने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें थ्योरी दी हुई है, यहाँ पे हमें प्रोपाउंडर दिया हुआ है, यानी कि वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा। रोस्टो ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दी थी। तो ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये दी थी हमें आर्थर लुइस ने, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द बिग पुश थ्योरी, ये दी गई थी रोजेंटिन रोडान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ दी थी एओ हिचमैन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2143। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन सिंपल केन्सियन मॉडल ऑफ आउटपुट डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव ए बिगर इफेक्ट इन। अगर सिंपल केन्सियन मॉडल ऑफ आउटपुट डिटर्मिनेशन की हम बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ज्यादा इंपैक्ट होगा अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर होगी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट होगी, या मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो होगी। देखिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, ये हम केन्सियन मॉडल में कैसे निकालते थे? ये निकालते थे हम गवर्नमेंट मल्टीप्लायर से, यानी कि डेल वाई अपॉन में डेल जी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, तो अगर हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उससे इनकम कितनी मात्रा में बढ़ेगी किस पे डिपेंड करता है? इस मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। ओके, और इस मल्टीप्लायर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, यानी जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जितनी हायर होगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फायदा होने वाला है, हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लोअर, नो, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट 1 दी गई है, यहाँ स्टेटमेंट 2 दी गई है, तो इसमें हमने मैच करना है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। ओके, इन्वेंट्री अप्रोच टू मनी डिमांड दी गई थी विलियम बोमल के द्वारा, यानी ए का हो जाएगा ऑप्शन 2 आंसर। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात की थी एडमंड फेल्प ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर। अपर टर्निंग पॉइंट की बात की गई थी जॉन हिक्स के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। परमानेंट इनकम थ्योरी किसने दी थी? मिल्टन फ्रीडमैन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड विल इंक्रीज इफ। देखिए कैम्ब्रिज वर्जन जो था वो आइडेंटिकल था फिशर के वर्जन के। कैम्ब्रिज वर्जन क्या था? m इज इक्वल टू में के पी वाई, और ये k की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन में v थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू में 1 अपॉन में v पी वाई। ओके, अब कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे? मार्शल भी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, पिगू भी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे। तो ये फंक्शन जो दिया गया था कैम्ब्रिज वर्जन वो फिशर से बिल्कुल आइडेंटिकल था। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि मनी डिमांड इंक्रीज होगी, अगर मनी डिमांड ये कैसे इंक्रीज होगी? अगर वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए, वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो गलत हो गया। जीडीपी इन द इकोनॉमी डिक्रीज अलोन, नो। जीडीपी इन द इकोनॉमी एंड वेलोसिटी इंक्रीज एट द सेम रेट, नहीं, गलत है। वेलोसिटी इन द इकोनॉमी डिक्रीज अलोन, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। जीडीपी हम क्यों नहीं काउंट करें? क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ओके, तो जीडीपी बढ़नी चाहिए और वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट बिकम टोटली इंटरेस्ट इनसेंसिटिव देन फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर इनइफेक्टिव। देखिए हम आईएसएलएम मॉडल की 5 वीडियो कर चुके हैं और उनमें से हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप जो है वो आईएस कर्व के स्लोप की तरह ही होता है। ओके, तो अगर इन्वेस्टमेंट कर्व टोटली इंटरेस्ट इनसेंसिटिव है तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कर्व वर्टिकल होगी, और अगर इंटरेस्ट कर्व वर्टिकल है तो इसका मतलब है कि हमारी आईएस कर्व भी वर्टिकल होगी। ओके, अब आईएस कर्व हमारी वर्टिकल है तो मैंने आपको बताया था जितनी आईएस कर्व स्टीप होगी उतनी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट बिकम टोटली इंटरेस्ट इनसेंसिटिव तो इसका मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी हमारी इफेक्टिव होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाटरनरी सेक्टर इन्वॉल्व्स। देखिए क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो नॉलेज से रिलेटेड होता है, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि जिस सेक्टर में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग, आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये क्वाटरनरी सेक्टर में आता है। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सर्विसेज, तो मैंने आपको बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस में आएगा? इंफॉर्मेशन सेक्टर में आएगा, और इसीलिए इसे हम क्वाटरनरी सेक्टर भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोफेसर मेहलनोबिस डेवलप्ड डैश मॉडल इन 1955 which was later used in 5-year plans of India। देखिए प्रोफेसर मेहलनोबिस ने 4 सेक्टर मॉडल बनाया था 1955 में, जिसे 1956 से हमने अपने 5-year प्लान में यूज भी किया था जब हमारा सेकंड 5-year प्लान आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हमें हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।